हेलो बच्चों, मैं हर्षित पटेल फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेकर, है ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड होने में टाइम लग गया है ना, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण, है ना। क्या अम्ल क्षार एवं लवण। पिछली वीडियोज़ में कुछ सुझाव मेरे को दिए गए थे कि सर कृपया आप इतनी लंबी वीडियोस ना बनाएं, है ना, छोटी छोटी करके। तो आज से हम एक यूनिट को, एक अध्याय को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। आज हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार। क्या पढ़ेंगे? अम्ल और क्षार पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियोज में हम पढ़ेंगे क्या, लवण पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम 2 पार्ट में पढ़ा करेंगे। चलिए ठीक है, तो चलो एक काम करो, सभी अपनी नोट्स बुक निकाल लीजिए, है ना। अब नोट्स बनाना है अपनों को, है ना। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या है? अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। क्या है? एक अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, माइनस नहीं, है ना। क्या देता है? एक हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। इसका मान 7.0, है ना। मीन्स क्या होता है? 7 से कम होता है। चलिए मैं आपके लिए और जूम कर दे रहा हूँ, जिससे अच्छे से आपको बन जाए देखते, है ना। क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। अम्ल क्या है? एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अभी पीएच क्या है अगली वीडियो, अभी मैं वीडियोज में आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ ना। फिर क्या है? क्षार। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए आप कि जल का पीएच मान 7 से अधिक हो रहा है, तो क्या है? क्षार है। और पीएच मान 7 से अधिक कम होता है तो क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है ना। फिर 2 वैज्ञानिक कौन कौन से? ब्रंस्टेड एंड लॉरी। ब्रंस्टेड और लॉरी के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों को OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। क्षारक वास्तव में वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, क्या है? क्षारक वे पदार्थ हैं, क्षारक वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और पानी। यह क्रिया क्या कहलाती है? अपनी उदासीनी अभिक्रिया, है ना। चलिए इसको मैं भी आपको आगे बता दूंगा और डिटेल से बता दे रहा हूँ आपको मैं। फिर है लवण, है ना। लवण का थोड़ा सा पार्ट से आप इसको देख सकते हैं भी थोड़ी ना। क्या है? लवण एक यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से विस्थापित करने पर बनता है। क्या होता है? यहाँ पे आप अच्छे से एक काम कीजिए कि छोटा सा है ना, इसको देख लीजिए कि एक यौगिक है जो किसी अम्ल और किसी क्षारक के धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है ना। अब हम पढ़ते हैं नीचे सूचक। सूचक क्या है? सूचक एक ऐसा पदार्थ है ना, जिससे यह पता चलता है कि हमें दिया गया विलयन या कोई भी पदार्थ क्या है? अम्ल है या क्षार है। इसका पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सूचक का। अब सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है लिटमस और एक गंध सूचक। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक विशेष प्रकार का पेपर है जिसका उपयोग अम्ल व क्षार के परीक्षण करने में किया जाता है। लिटमस क्या है? एक विशेष प्रकार का पेपर है जिसका उपयोग अम्ल व क्षार के परीक्षण करने में किया जाता है। अब गंध सूचक। तो गंध सूचक क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक क्या है?
कि ऐसे कुछ पदार्थ जिनकी गंध, जिनकी महक है ना क्या होती है, अम्लीय क्षारीय, अम्ल और क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, माने अलग अलग रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम गंधीय सूचक कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख अम्ल व क्षार व लवण है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्या है, अम्ल है, प्रमुख अम्लों के नाम। एक क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, नहीं दिख रहा हो तो आपको मैं जूम करके बता दे रहा हूँ अच्छे से। चलिए हम जूम कर लेते हैं। प्रमुख अम्लों के नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3, क्या है, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl, क्या है, HCl। फिर है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, क्या है, H2CO3, क्या है, कार्बोनिक अम्ल। फिर सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल क्या है, H2SO3। यहाँ पर देखिए आप कि सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में केवल छोटा सा फर्क है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4, और सल्फ्यूरस का क्या है, H2SO3 है ना। फिर नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का क्या है, HNO2, नाइट्रिक अम्ल का HNO3 और नाइट्रस अम्ल का HNO3 है ना। अब प्रमुख क्षार के नाम, प्रमुख क्षार कौन कौन से देखिए, सोडियम ऑक्साइड NaO, फिर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, पोटेशियम ऑक्साइड K2O है ना। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, ZnOH2 है ना। मतलब यहाँ पर जिंक के साथ OH के कितने अणु जुड़े हैं, 2 है ना। फिर वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH2 है ना, इसको हम CaOH2 नहीं कहते, इसको कहते हैं हम CaOH2 है ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH2 है ना। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, MgOH2, और लेड ऑक्साइड का क्या है, PbO, क्या है, PbO ना। अब हम चलते हैं लवण में कि हमारे प्रमुख लवण कौन कौन से हैं, है ना। प्रमुख लवण हैं सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, और सोडियम नाइट्रेट NaCO3। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, बेरियम सल्फेट BaSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। फिर है सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिंक क्लोराइड का ZnCl2, और जिंक सल्फाइड ZnS, और बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, BaCl2 है ना। आप सभी काम करिएगा अपनी नोटबुक में क्या करें कि अपने अम्ल, क्षार और लवण प्रमुख मुख्य जो हैं उनके नाम आप लिख लेना है, क्योंकि ये आपको आगे भी काम देंगे। आने वाली जो आपकी कक्षाएं हैं उनमें भी ये आपको काम देंगे। हाँ, अब हम देखते हैं अम्ल एवं क्षार के गुण या विशेषता, उनके गुण क्या होती हैं, विशेषता क्या होती हैं। तो अम्ल की प्रमुख गुण क्या है कि क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस विलयन को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। फिर है धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, है ना। फिर धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। फिर क्षारकों को उदासीन करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्षार क्या है,
क्षार, है ना। चलिए क्षार को पढ़ते हैं हम। तो क्षार क्या है? छूने पर चिकने लगते हैं। क्या आपने कभी अपनी नहाने वाली साबुन जो होती है ना, उसको आपने छुआ होगा या डिटर्जेंट को छुआ होगा तो आपने देखा होगा क्या क्या होते हैं? चिकने होते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से खड़ी लिखा गया है ना। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। और अम्ल को उदासीन करते हैं। यहाँ पे देखिए, अम्ल को उदासीन कौन करता है? क्षार करता है। और क्षार को उदासीन कौन करता है? अम्ल करता है ना। अब धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया अब हम पढ़ेंगे ना। अभी तक तो हमने पढ़ा क्या? नॉर्मल इनके गुण और विशेषताएं, है ना। अम्ल और क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या है अम्ल और धातु। मैंने पहले अम्ल और धातु की क्रिया, तो क्या है? ZnH2SO4। क्या है? ZnH2SO4। Zn क्या है? जिंक है। H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या बेटा? बताइए जल्दी से। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या है? एक सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। फिर दोनों की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? ZnSO4 और H2 गैस। क्या बनती है? H2 गैस। अब यहाँ पर देखिए कि क्रिया कैसी हुई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिया कैसी होती है कि Zn कहाँ जुड़ गया जाके? H2 की जगह पे, और H2 कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया, है ना। ZnH2SO4। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्षार के साथ क्रिया। अब क्षार के साथ किसकी क्रिया? धातु की क्रिया। धातु की क्रिया के लिए देखते हैं, देखो NaOH प्लस Zn, जिंक, और ये क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। फिर क्या बनता है? Na2 है ना, ZnO। क्या बनता है? NaOH प्लस Zn, यहाँ पे बन जाएगा आपका Zn2 Na2ZnO। चलिए इसको मैं अभी आपको आगे डिस्क्राइब करता हूँ अच्छे से, है ना। अब हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। किसकी क्रिया? अम्ल की क्रिया, है ना। तो अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। क्या क्या देता है? अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या क्या प्रदान करता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है ना। अब देखेंगे यहाँ पे इसका सूत्र देखिए, Na2CO3 और HCl, Na2CO3, ठीक है। तो क्या बनता है? NaCl। अब यहाँ का Na निकल के और Cl कहाँ गया? ये निकल गया, है ना। और CO3 का CO2 ये बन गया, और H2। अब ये H2 कहाँ से आया? यहाँ पे हम दो करते हैं, है ना। I mean, यदि हम HCl के दो परमाणु लेते हैं तो Na2 तो NaCl, यहाँ पे Cl2 क्या हो गया, और Na2 माने यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2NaCl, और CO3 तो CO2 ये निकल गया, और एक 2 जो था O, ये O कहाँ गया? ये हो गया, और H2 जो यहाँ पे H2 बचा था वो कहाँ चला गया? ये चला गया, हाँ। तो NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके
लवण एवं जल प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? लवण और जल प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहा जाता है या उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। सामान्यतः उदासीनी अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है कि क्षार और अम्ल की क्रिया होती थी, क्या बनता है? लवण और जल बनता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया। यह है धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान भी धात्विक ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। जैसे देखिए CaO, क्या है ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। धात्विक ऑक्साइड कैल्शियम का ऑक्साइड और अम्ल क्या है? H2SO4, दोनों मिलकर क्या बने? CaSO4 और H2O, है ना। लवण बन गया और यहाँ पे जल बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अम्ल और क्षार की जल के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? अम्ल और क्षार की जल के साथ क्रिया। जल के साथ क्रिया जब होती है तो जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, है ना। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणुओं से क्या करता है? H+ आयन नहीं हो सकते, तो क्या होता है? HCl + H2O। जब H2O मिलता है जल और अम्ल मिल जाते हैं तो क्या बनता है? H3O और Cl- बनता है। क्या बनता है? H3O और Cl-। अभी माइनस क्यों आया, कोई बता सकता है? तो माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे H + Cl माइनस में था और H2 प्लस में और O माइनस में, तो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस जुड़ गए। अब यहाँ पे क्या बचा? Cl बस बचा, तो ये Cl कहाँ गया? ये निकल गया। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन यह जल के अंगों के साथ मिलकर रह सकते हैं, है ना। अब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे जुड़ गया, किसके साथ जुड़ गया? H2O के साथ। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो क्रिया हुई वो देखिए आप, H+ + H2O, तो क्या बन गया? H3O बन गया, ये बन गया और ये यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस ज्यादा है। हमने देखा कि जल में आयन प्रदान करता है। क्या जल में आयन प्रदान करता है? अम्ल जल में आयन प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि यदि क्षार को जल में मिला दिया जाए तो क्या होगा। किसी क्षार को जल में मिलाने से क्या होता है? तो जल में जब मिलाएंगे तो जल, है ना, क्या होगा? क्षार और जल मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन कौन सा? OH- वाला। अब देखते हैं हम अम्ल और क्षार की प्रबलता व इसका मापन, है ना। चलिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। क्या स्केल विकसित किया गया? तो इसका नाम है pH स्केल। क्या है? pH स्केल। इस pH स्केल में P सूचक होता है। किसका सूचक होता है ना? जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति, है ना। इस pH स्केल में समानता है, इस pH स्केल में समानता है 0 से 14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। साधारण भाषा में क्या है? साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन में अम्लता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अम्लता या क्षारता को दर्शाता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा। क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन जितना अधिक होगी, है ना, तो उसका pH मान कितना होगा? उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन में pH का मान 7 होगा, है ना। यदि pH स्केल किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा, एवं यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में H+ की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। यह क्षार की शक्ति भी बढ़ रही है ना।
अब देखते हैं हम दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। मतलब कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कितना बलशाली है ना, वह, और कौन सा क्षार कितना बलशाली है, कितनी अधिक काम करता है, कितनी अधिक तेजी से काम करता है। ऐसे जब देखते हैं दुर्बल अम्ल, तो ऐसे अम्ल जो आसानी से प्रोटॉन प्रदान नहीं करते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जो आसानी से प्रोटॉन क्या करते हैं, दान नहीं करते हैं, प्रदान नहीं करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 है ना। फिर प्रबल अम्ल, तो ऐसे अम्ल जो आसानी से प्रोटॉन प्रदान करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है ना, क्या है, ये है आपके प्रबल अम्ल है ना। फिर है दुर्बल क्षार, वे क्षारक जो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण नहीं करते अथवा आसानी से हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड HN4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं प्रबल क्षार, क्या है, प्रबल क्षार है ना। वे क्षारक जो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं अथवा आसानी से हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना। ये तो थे अपने प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार ना, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब हम देखेंगे कि क्या है हमारे जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। पीएच माने कि कौन सा अम्ल कितने तेज है। तेज अम्ल जो होगा, सांद्र अम्ल जो होगा, वह कैसे कार्य करता है, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा क्या होनी चाहिए है ना, कैसा होना चाहिए, है हम सब हमारे जीवन में देखेंगे है ना। तो क्या है, अम्ल वर्षा, आपने नाम सुना होगा कि अम्ल वर्षा है ना। इसका नाम आपने ना सुना हो तो भी मैं बता दूं कि हमारे भारत में 7वें अजूबे जो होते हैं, 7 अजूबों में एक अजूबा जो है अपना क्या है, एक क्या है, सिंबल ऑफ लव, ताजमहल। ताजमहल का क्षरण का कारण जो है, संक्षारण का कारण क्या है, क्या है, अम्ल वर्षा है ना। वर्षा के जल के पीएच मान है ना, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो यह अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या कहलाने लगती है वह वर्षा, अम्ल वर्षा। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो क्या होगा, नदी के जल में के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों, जलीय जीवों की उत्तरजीविता जीवन क्या हो जाता है, उनका कठिन हो जाता है ना। अम्ल वर्षा कैसे बनती है मैं आपको आने वाली अगली वीडियोज में आपको मैं बताऊंगा। अब है पाचन में, हमारे भोजन, हमारे शरीर में भोजन का पाचन में हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है। अपच की स्थिति में पेट अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करता है, किसको उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करता है ना, जिसके कारण पेट में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड जैसे क्षार का उपयोग किया जाता है। एंटी एसिड मीन्स एसिड को या एसिड के प्रभाव को क्या करता है, कम कर देता है ना, वह क्या कहलाता है, एंटी एसिड कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं दंत क्षय, क्या देखेंगे अब हम, दंत क्षय है ना। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है ना। क्या हो जाता है, दंत क्षय होता है ना। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी है ना, हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। इनेमल क्या होता है, हमारे दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए ये नोट कीजिए कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, इनेमल है ना। क्या है, इनेमल है, जो कि इससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनता है। यह जल में
नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। संक्षारित हो जाता है मीन्स ये टूटने लगता है ना। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसका बचाव किया जा सकता है ना। ये किसका बचाव किया जा सकता है? दंत क्षय का। दंत क्षय को रोकने के लिए हम क्या करें? नियमित रूप से मुंह को साफ करें। मुंह की सफाई के लिए क्षार के दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है ना। अब हम पढ़ेंगे आत्मरक्षा। तो आत्मरक्षा क्या है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है ना। आप में से किसी को यदि मधुमक्खी ने काटा हो तो आपने देखा होगा कि जिस स्थान पर काटती है वहां पर अत्यधिक जलन होती है, दर्द होता है ना। क्या होता है? जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग से आराम मिलता है। यदि हम जहां पर हमें मधुमक्खी ने काटा वहां पर हम यदि क्या कर देते हैं? बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो क्या होता है? वहां हमें राहत प्रदान होती है। फिर एक विशेष प्रकार के पौधे, क्या उसका नाम क्या होता है? नेटल होता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है ना। यह क्या अम्ल का उपयोग अब यहाँ पे आपने देखा होगा, आपने देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि मधुमक्खी अपने बचाव के लिए, आत्मरक्षा के लिए क्या करती है? एक अम्ल छोड़ती है। चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, है ना। मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अब हम अगला पार्ट जो इसका लवण